मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए पुनः एक लाजवाब ज्ञान से परिपूर्ण लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और इस बार इतिहास के 5वें चैप्टर जो अर्थव्यवस्था और आजीविका, इससे संबंधित लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोशिश करूंगा मैं एक ही वीडियो में आपको इसको समाप्त कर दूं। तो शुरुआत करते हैं कि किसी भी देश के लिए दो अवयव बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि और उद्योग, आजीविका के लिए। तो शुरू शुरू में आरंभ में मानव का मुख्य आजीविका कृषि थी, लेकिन बाद में शनै शनै बढ़ते हुए उद्योग हो गया। तो उद्योग बढ़ने लगा, उद्योग का महत्व बढ़ने लगा। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन, जहां पर कृषि ही मुख्य उसकी आजीविका थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उद्योग उद्योग का आरंभ हो गया और मशीनीकरण अब शुरू हो गया। अब औद्योगिकरण किसको कहते हैं, जरा सा मैं आपको संक्षेप में इसको समझा देता हूं कि वस्तु के उत्पादन के लिए कम से कम मानव श्रम द्वारा, अधिक से अधिक मशीन द्वारा किए जाने के लिए या किए जाने के पर्पज से या किए जाने हेतु बड़े बड़े उद्योग की स्थापना ही औद्योगिकरण की जाती है। तो 1750 में ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था, लेकिन जैसे उसका अधिकांश 80% जनसंख्या, आप जान लीजिए कि 80% के लगभग जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिकरण की स्थिति बनने लगी। औद्योगिकरण का आखिर कारण क्या था, क्यों औद्योगिकरण करना पड़ा? तो मुख्य कारण के बारे में जान लीजिए कि जब जनसंख्या बढ़ा तो लोगों की वस्तु का आवश्यकताएं बढ़ने लगी। तो हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि पहला यदि आवश्यकता होगी तो आविष्कार स्वतः ही होने लगेगा। मनुष्य को जब कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हुआ तो मोबाइल चलाया, तो यही है आपको। तो नए नए मशीन आने लगे, कोयला और लोहा का प्रचुर मात्रा में होना यह भी था, सस्ता श्रम का उपलब्ध होना यह भी कारण था, और विशाल औपनिवेशिक स्थिति थी। औपनिवेशिक स्थिति कहते हैं जो कच्चा माल वहां से लाता था और वहां पर वस्तु तैयार करके वहां पर बेचने के लिए भी बाजार उसको उपलब्ध हो गया। तो औद्योगिकरण का ये सब परिवेश उसको बढ़ने में भूमिका निभाया। तो इसी स्थिति में अब कुछ नए नए मशीन आए, ये आपको वस्तुनिष्ठ में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा। 1769 ईस्वी में 1769 में बाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं तो कान के नीचे 10 मारूंगा, गिनूंगा एक। रिचर्ड आर्कराइट उसका नाम है। इन्होंने स्पिनिंग फ्रेम मशीन का आविष्कार किया था, मशीन जो जल शक्ति से चलती थी, इसका याद रखेंगे। कौन? रिचर्ड आर्कराइट। कब? 1769 ईस्वी में। कौन सी मशीन? स्पिनिंग फ्रेम। बोल रहा मत, सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहे। अब 1770 ईस्वी में 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने एक अलग सूत काटने की मशीन, उसको स्पिनिंग जेनी कहते थे, इसमें एक साथ 16 टकुआ लगा रहता था, जिसको टकुआ कहते थे। इसमें 8 गो सूत हम एक बार में काट सकते थे। एक सूत जहां से निकलता था और वही सूत जो दूसरे टकुआ में लपटाता था। तो एक सूत एक टकुआ से निकलता था, दूसरे में लपटाता था, तो 8 गो सूत एक बार में तैयार होने लगा। तो याद रखना 1770 ईस्वी में। और कौन? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किस मशीन का खोज किया? स्पिनिंग जेनी। भूलना मत, नहीं तो नश फाड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना। मैं सुनील जी खाटी बिहारी तुम्हारे छात्रों के लिए एकदम दिल लगा करके बतला रहा हूं। अब चलो आगे। 1773 ईस्वी में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल की खोज की। इसको भी याद रखना, 1773 ईस्वी में लंकाशायर के जॉन के, इन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा अब जुलाहा बड़ा तेजी से काम करने लगे। 1779 ईस्वी 1779 सैमुअल क्रॉम्पटन ने एक मशीन की खोज की थी, उसका नाम था स्पिनिंग म्यूल। सैमुअल क्रॉम्पटन ने क्या खोज की थी? स्पिनिंग म्यूल, जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था इससे। और 1785 में पावरलूम नाम का करघा तैयार हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ा डेवलपमेंट में, तो बेनर नाम का एक व्यक्ति कपड़ा छापने का एक यंत्र बना लिया, कपड़ा पर आकर्षक चित्र सब बनने लगा। उससे भी आगे बढ़कर के टॉमस बेल बेलनाकार छपाई का आविष्कार किया। तो टॉमस बेल बेलनाकार छपाई याद रखोगे। और इसके बाद सैमुअल
क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल का याद रखोगे, जॉन के फ्लाइंग शटल को एकदम याद रखोगे, और जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी का खोज किया था, बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं, नहीं तो मैं दंड दूंगा। सुनील जी खाटी बिहारी, अरे छात्र अपने हो इसीलिए हाथ मजाक में कह रहा हूं, ये मेरे पढ़ाने की शैली है, तुम अपने हो, मैं किसी को मारता पीटता नहीं हूं, बिल्कुल प्रेम से पढ़ाता बतलाता हूं। आओ अब इन आविष्कारों में सूती वस्त्र के क्षेत्र में ब्रिटेन शीर्ष पर पहुंच गया। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वास्प इंजन का खोज किया। इंजन जब आ गया तो उस स्थिति में इसकी भूमिका वस्त्र उद्योग को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब आपको वस्त्र उद्योग के लिए जो कोयला चाहिए था और खास करके मशीन बनाने के लिए लोहा चाहिए था, वो सब अब ढोने में बड़ा ही सुविधा रहा। कोयला और लोहा की खान आयात निर्यात में इसका जेम्स वाट द्वारा निर्मित वास्प इंजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। अब रेलवे इंजन भी तैयार होने लगा। 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी, इसका नाम याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी, इसने खान में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। जैसे खान के अंदर जाने पर अंधेरा होता है, तो इस सेफ्टी लैंप पर इसमें एगो टॉर्च लगा रहता था टोपी में, वो आपको जलते रहता था, इससे एक्सीडेंट की संभावना कम होती थी। तो इस सेफ्टी लैंप से अब कोयला उद्योग में काफी व्यापक परिवर्तन आ गया। अब कोयला उत्पादन ज्यादा होने लगा, तो मशीन और नया नया यंत्र का आविष्कार से फैक्ट्री प्रणाली विकसित हो गया। इसके कारण उद्योग और व्यापार में नया नया केंद्र इसमें बनने लगे, नया नया केंद्र विकसित होने लगे। तो लिवरपूल जो इंग्लैंड में है, में स्थित लंकाशायर नाम का जगह है, उसको सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र वो बन गया। मैनचेस्टर भी सूती उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। 1805 ईस्वी में न्यू साउथ वेल्स में ऊन का उत्पादन होने लगा। इस तरह से दिन दुगुना रात चौगुना वस्त्र उद्योग बढ़ने लगा। इसके बाद रेशम उद्योग, सन उद्योग भी, ये भी आपको बहुत बढ़ने लगा ब्रिटेन में। अब बाराबंदी प्रथा आई थी। बाराबंदी प्रथा क्या थी कि इसमें जमींदार क्या करता था, जो छोटे छोटे किसान से जमीन खरीद करके एक बहुत बड़ा फर्म बना लेता था, और फर्म बना लेता था। इसके कारण क्या हुआ कि छोटे किसान अपना जमीन बेच करके मजदूर बन गए और शहर चले गए, और बड़ा किसान और बड़ा होते चला गया। और इसके कारण क्या हुआ कि अब वो औद्योगिक रूप से अपना उत्पादन करने लगे। तो उद्योग को बढ़ाने में उत्पादित वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दो और चीज की महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक रेल और जहाजरानी। रेल देश के अंदर में और जहाजरानी देश के बाहर में सामान बेचने में निर्यात आयात की भूमिका में थी। तो औद्योगिकरण में एक और तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कि ब्रिटेन के पास विशाल उपनिवेश था। कहा जाता था जब ब्रिटेन का उसमें न सूरज अस्त देखता था, ब्रिटेन का उपनिवेश न सूरज उगते देखता था, इतना बड़ा था। तो उपनिवेश से कच्चा माल प्राप्त करता था बड़ी सस्ता, कहीं से लोहा मंगावे, कहीं से कोयला मंगावे, कहीं से जो जहां पर जो चीज सस्ता प्राप्त होता था वो मंगाता था, और उत्पादित वस्तु को तैयार करके उद्योग से फिर उन्हीं उपनिवेश में जाकर के बाजार में अच्छे दाम में बेचता था। तो दिन दुगुना रात चौगुना ब्रिटेन माला माल हो रहा था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी इसी बहाने से भारत में वो आए भी थे व्यापार के स्थिति, लेकिन 1813 ईस्वी में 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक चार्टर एक्ट जारी किया, जिसके तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति लाया, और पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, इससे व्यापार और आगे बढ़ने लगा। तो फ्री ट्रेड, अब भारत में भी धीरे धीरे फैक्ट्री की स्थापना होने लगी। अब ऐसा था कि औद्योगिक उत्पादन जब बढ़ा, उद्योग बढ़ा, तो कुटीर उद्योग धीरे धीरे भारत में बंद होने लगे। वस्त्र उद्योग में कई बड़ी फैक्ट्रियां अब भारत में भी स्थापित होने लगी। देसी विदेशी कंपनी अब भारत में पूंजी लगा करके फैक्ट्री खोलने लगे। इसी संदर्भ में 1830 से 40 के बीच में द्वारका नाथ टैगोर थे, उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम माने कॉर्पोरेशन के भाव से, उसमें कुछ विदेशी पार्टनर भी थे, उन्होंने उद्यम लगाया और सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की नींव 1851 में बंबई में डाला गया। कब डाला गया सूती कपड़ा का मिल की नींव? 1851 में। याद रखिएगा कहां पर, तो याद रखिएगा कि ये डाला गया बंबई में। अब यहां पर पारसी, गुजरात, बोहरा, मुसलमान, ये सब, पारसी आपको बिजनेस में ही, टाटा क्या है? पारसी है।
तो पारसी, गुजराती, बोहरा, मुसलमान, ये सब आपको सूती धागा और कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाना के निर्माण में लग गए। एक पारसी थे, उनका प्रतिष्ठित पारसी कवास जी नानाजी डाभार नाम था, 1854 में पहला कारखाना निर्मित किए और तब से इस उद्योग के मान भारत में उद्योग का एक तरह से समझिए कि तेजी से शुरुआत होने लगी। 1854 से 1880 तक 30 कारखाने का निर्माण हो चुका था, जिसमें 13 पारसी द्वारा बनाए थे। इतना वो बिजनेस में आगे रहते थे। सुएज नहर के खुल जाने से 1869 में सुएज नहर, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत आने से समुद्री मार्ग में 6000 किलोमीटर की कमी हो गई। इसके कारण व्यापार बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। 1895 से 1914 तक तो मिल की संख्या, सूती वस्त्र की मिल की संख्या 144 तक हो गई। अब 1917 ईस्वी में 1917, याद रखिएगा, नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा, एक याद रखना। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल खुली थी और उसको खोलने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था हुकुम चंद। और 1907 में, इस बात को भी याद रखना, ये पूछेगा, आ गया इस बार आएगा, वस्तुनिष्ठ में तय मानना हर हाल में। तो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने, उसमें बिहार में पड़ता था, अब वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, साक्षी नाम का स्थान था, जिसको जमशेदपुर में वो स्थान है, वहां पर टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको टिस्को शॉर्ट फॉर्म में कहते, इसकी स्थापना किए थे। बराबर पूछता है तो याद रखेंगे। 1907 में किसने? जमशेदजी टाटा ने कौन सा कंपनी खोले थे? टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी का खोले थे। कहां है? साक्षी अभी वर्तमान में कहां है? तो झारखंड में है। और पहले कहां था? तो उसमें बिहार में था। अब आइए 1955 में भिलाई, जो कि रूस के सहयोग से, राउरकेला जो कि पश्चिम जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन के सहयोग से इस्पात कारखाना खोला गया। और भारत में अभी 7 गो तो बहुत बड़ा बड़ा स्टील प्लांट है। आयरन स्टील प्लांट कंपनी हीरापुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में है, राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में है, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है। ये सब आपको बहुत बड़ा बड़ा इस्पात उत्पादन, या कह सकते हैं कि ये इस्पात कारखाना है। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ ये हुआ 1814 ईस्वी में, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थान है, वहां पर बंगाल में कोयला निकालने का काम आरंभ हुआ। 1853 में तो इसमें काफी तेजी से विस्तार हुआ। 1916 ईस्वी में सरकार ने औद्योगिक आयोग बनाया, क्योंकि जब उद्योग बढ़ने लगा, सरकार इसमें थोड़ा बहुत सहायता भी देने की कोशिश की। और 1921 में सरकार एक राजस्व आयोग बनाई, जिसके प्रधान थे श्री इब्राहिम रहीमतुल्ला। प्रधान थे क्या? इब्राहिम रहीमतुल्ला, राजस्व आयोग के। 1924 में फिर टीन उद्योग आया, कागज उद्योग आया, केमिकल उद्योग आया, चीनी उद्योग, कई सारे स्थापित माने करके, और उनका तेजी से उनका विस्तार हुआ। स्थापित तो मान लीजिए चीनी उद्योग कहिएगा पहले से था, लेकिन तेजी से विस्तार होने लगा। 1930 के दशक में आकर के सीमेंट और शीशा उद्योग, ये सब आपको स्थापित होकर के बढ़ने लगे। अब कई बैंक भी स्थापित होने लगे। 1894-95 में कहिएगा तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक। ये सब बैंक आपको, जब ये उद्योग का विकास हुआ और पैसा का आवत जावत ज्यादा हुआ, तो बैंक वहां स्थापित होगा ही होगा। अब औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ? तो ये डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है, आपको वर्णनात्मक में पूछ सकता है। तो औद्योगिकरण का परिणाम यह हुआ कि नगर का विकास होने लगा। कृषि का जब तक था तब तक गांव का विकास हो रहा था, औद्योगिकरण हुआ नगर का, क्योंकि फैक्ट्री अधिकांशतः नगर में होती थी, चूंकि वहां पर आपको बिजली की कुछ सुविधाएं थी, रेल का नेटवर्क था, इसी कारण। दूसरा, कुटीर उद्योग का पतन हो गया, क्योंकि जो घरेलू काम करते थे, घरेलू काम उद्योग से इतना ज्यादा माल पैदा होने लगा कि कुटीर उद्योग की तरफ ध्यान लोगों का स्वाभाविक है। जो कुटीर उद्योग में नुकसान होने लगा और उद्योग सस्ता में माल डिलीवर करने लगा, इसके कारण क्या हुआ? कुटीर उद्योग का पतन हो गया, साम्राज्यवाद का विकास हो गया। अब क्या हुआ? जब ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे और भी देश आपको हो, इसमें हॉलैंड हो, ये सब आपको अपना अपना क्षेत्र, जो गरीब देश थे उस पर अपना अधिकार करने लगे। उसको लड़ाई झगड़ा अंतर्द्वंद करके किसी तरह से उसको जीत करके और अपना उसको गुलाम बनाने लगे, ताकि वहां पर उनको बाजार भी मिले, कच्चा माल भी मिले। ये सब आपको तो साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। इसके कारण देश देश में लड़ाई भी होने लगी, समाज में वर्ग विभाजन
अगला हुआ समाज में वर्ग विभाजन क्या, तो एक था उद्योगपति, दूसरा था बुजुर्गुआ वर्ग। बुजुर्गुआ वर्ग कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग आपको नया आया, और तीसरा था आपको मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग कह सकते हैं। फैक्ट्री में मजदूर वर्ग का जन्म हुआ जिसकी स्थिति बहुत खराब थी, 16-16, 18-18 घंटे काम करने पड़ते थे। सलम पद्धति की शुरुआत हुई, जैसे शहर में एक जगह जहां पर आपको मजदूर सब बसते थे जो बहुत ही निम्न दशा में रहते थे, छोटे छोटे रूम में ज्यादा आदमी रहते थे, ना उनको खाने न उठने बैठने सही ढंग की व्यवस्था नहीं थी, उनको किसी भी तरह की सुविधाएं अच्छी सुविधा नहीं थी, उसी को सलम कहते हैं। जैसे अभी भी बंबई में जाइएगा तो धारावी बहुत बड़ा सलम है जहां पर देखिएगा एक एक रूम में 15-15 मजदूर सोते हैं। अब मजदूर की आजीविका, तो औद्योगिकरण का प्रभाव ही हुआ कि आरंभ में तो मजदूर का बहुत शोषण हुआ, 16 से 18 घंटा काम लेना, रविवार को भी काम करना पड़ता था, उनको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होता था। लेकिन 1830 से 1848 के बीच में मजदूर संगठित होने लगे। कुछ ब्रिटेन के भी बुद्धिजीवी और उद्योगपति ने कहा कि यदि मान लीजिए भारत में सस्ता यदि मजदूर मिलेगा तब तो भारत में माल सस्ता तैयार होगा और तब वो बिकने लगेगा, तो इसलिए उसके माल को भी कुछ महंगा करने के लिए उन्होंने कहा जब मजदूर को वहां पर बहुत सस्ता में खटाया जाता है। इसके लेकर के लंदन में पहले आंदोलन शुरू हुआ 1830 से 48 के बीच। 1832 में एक बना था, उसको कहते सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम पारित हुआ लेकिन इससे मजदूर को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 1832 में सुधार अधिनियम। इसके बाद लंदन श्रमिक संघ बना, इसमें लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन इसको कहते हैं। 1838 में एक चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन। यह मजदूर का पहला संगठित आंदोलन था जिसमें मजदूर संगठित होकर के एक उनका सशक्त नेतृत्व था। 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे उनको मताधिकार प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा 1918 में। कब? इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो भी 18 वर्ष से अधिक के उम्र के थे उनको मताधिकार का शक्ति दिया गया। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट भारत में पारित हुआ था। इस एक्ट कहते हैं जो नियम कानून, इस एक्ट में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में कार्य करने पर अब प्रतिबंध लगा दिया। इसका पहले 7 वर्ष से कम वो बच्चा को बिना पैसा सिर्फ खाने पर उसको खटाता था, उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का काम का घंटा तय कर दिया गया और महिलाओं के लिए भी काम का घंटे अब मजदूरी निश्चित कर दिया गया। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई थी जिसका लाला लाजपत राय प्रधान बनाए गए थे। तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म है एटक। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपको आवेगा ऑब्जेक्टिव में, आ गया, तय है, मानो एकदम तय। जब पूछेगा तो इसमें चूक मत करना। 1920 में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसने श्रमिक की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय बना दिया और अंतरराष्ट्रीय भूमिका ये निभाने लगी। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, इसमें मजदूर संघ को मान्यता मिली। 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था कि अब इतना आपको न्यूनतम मजदूरी देना ही देना है, भले इसका वास्तविक में मान लीजिए, लेकिन एक कानून बन गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी थोड़ा ध्यान दिया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी अब सिर्फ न्यूनतम है, कुछ अधिक होना चाहिए ताकि मजदूर के जीवन में बेहतरी आवे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोनस देने की बात कही गई, जो बोनस आयोग की नियुक्ति की गई। 1962 में 1962 में याद रखिएगा 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग बना। श्रम आयोग बना तब अब आते हैं जो कुटीर उद्योग का महत्व और उपयोगिता। देखिए कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मामले में है कि ये आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि लघु और कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है, इसको नष्ट मत करो, इसको समाप्त मत करो। यह सामाजिक आर्थिक वो संतुलन क्षेत्रवार विकास के लिए शक्तिशाली औजार है। हर क्षेत्र में विकास होता है। उद्योग में क्या है? जहां उद्योग है उसी का विकास होगा। महाराष्ट्र का विकास होगा, गुजरात का विकास होगा उद्योग से, बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन कुटीर उद्योग में सबका विकास होता है। कुटीर उद्योग में आरंभ में बहुत कम पूंजी लगती है। उद्योग में स्वाभाविक है उतना पूंजी सबके पास होगा ही नहीं, तो कुटीर और इसमें कम पूंजी लगने के कारण कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है। अब बड़े बड़े शहरों की ओर प्रवाह रुकता है, उद्योग लगता है बड़ा शहर में, इसलिए बड़ा शहर में आदमी सब जाने लगता है। कुटीर उद्योग ज्यादातर गांव में रहता है, इसलिए गांव में लोगों का इसमें रहता है। तो शहरीकरण में शहर में कचरा जैसे भीड़ ये कम हो जाता है। तो 6 अप्रैल 1948 को याद रखिएगा, औद्योगिक नीति के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित नीति बनाई गई। 1952-53 में हथकरघा, सिल्क, खादी
और नारियल की जटा ग्रामीण उद्योग हेतु 5 अलग अलग बोर्ड बनाए गए। कौन कौन तो ध्यान रखिएगा, हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा और ग्रामीण उद्योग 5 ये। और 25 जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति की घोषणा पत्र जारी की गई। 1950 के बाद पूरी इंटरनेशनल लेवल पर एक बदलाव आया और विश्व में जो ब्रिटेन नंबर 1 पर कभी औद्योगिक शक्ति के क्षेत्र में प्रथम स्थान था, उसके स्थान पर अब अमेरिका बहुत आगे निकल गया, यहां तक कि जर्मनी भी आगे निकल गए। उसके समकक्ष कई देश जो हैं उससे आगे निकल गए और ब्रिटेन पिछड़ गया, क्योंकि अमेरिका काफी मेहनत इस क्षेत्र में पूर्व से कर रहा था जिसका पता नहीं चल पा रहा था। तो इस तरह से आपको ये 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका का लेक्चर यही समाप्त हुआ। मैं सुनील जी खाटी बिहारी आप बिहार के तमाम छात्रगण से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि ये YouTube वीडियो चैनल फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब करें। इसका नाम है सुनील जी खाटी बिहारी। इसको सब्सक्राइब करें, मित्रों में बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा ले रहा हूं। पुनः बहुत जल्दी मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा। और जय बिहार, जय भारत। मैं सुनील जी आपसे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद।